एक और एक्सपर्ट को पहले जोड़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं सेंट्रल ब्रोकिंग के नीलेश जैन। नीलेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। नीलेश जी बताइए, आपके शेयर्स आज तेजी के घोड़े कौन से होंगे? कहां पर आपको लगता है कि पैसे लगाने चाहिए? वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। बिल्कुल देखिए, खरीदारी पर फोकस है। जिस हिसाब से मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है तो यहाँ पर लॉन्ग साइड में ट्रेड है। तो सबसे पहले जो स्टॉक रडार पर है वो है अरविंद फैशन, जहां पर हमें निचले स्तरों से काफी अच्छा रिबाउंड देखने को मिल रहा है। तो इस पर्टिकुलर काउंटर में एक फॉलोअप मूव एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं 555 560 तक के लेवल्स के लिए। 520 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के चलना होगा। उसके अलावा जो दूसरा स्टॉक है वो है आईटी स्पेस में से इंफोसिस। अगर हम लार्ज कैप आईटी की बात करें तो टीसीएस इंफोसिस में काफी अच्छा एक पुल बैक मूव आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। तो इंफोसिस में भी एक पुल बैक कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। 1555 1575 तक के अपसाइड के लिए लॉन्ग करके चल सकते हैं। इंफोसिस को 1505 का स्टॉप लॉस रखना होगा। ठीक है, इन्फोसिस को लॉन्ग करके चल सकते हैं। 1505 का स्टॉप लॉस बता रहे हैं नीलेश जी। 3% ऊपर आपको ये शेयर दिखाई देगा। अभी जो खबर आ रही है जो सूत्रों के हवाले से, उसमें ट्रैक्टर पर जीएसटी घटाने की भी उसमें खबर आई है। कृषि मशीनरी पर, ट्रैक्टर पर देखते हैं कि कितनी जीएसटी घटाई जा सकती है। डेयरी की मशीनरी है, उसमें भी हम देख रहे हैं कि दरें घटाई जा सकती हैं। मौजूदा जीएसटी है 12%, उसको घटाकर कर दिया जा सकता है 5%। तो आप ना उसको सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिहाज से मत देखिए, उसको एक अलग नज़र से देखा जाएगा। और एक बार जरा आप लेकर आइए एस्कॉर्ट्स कुबोटा का शेयर। एस्कॉर्ट्स कुबोटा के शेयर में देखिए, जो ही ये खबर आई है ना, तो ही हमने स्पाइक देखा है लोअर लेवल से। 1% की तेजी आपको दिखेगा और लगभग दिन की ऊंचाई पर एस्कॉर्ट्स कुबोटा का शेयर आपको कारोबार करता दिखाई देगा। एमएनएम के पास भी ट्रैक्टर वाला डिवीजन है, लेकिन एस्कॉर्ट्स कुबोटा का ये प्योर ट्रैक्टर प्ले है। 3,611 रुपये का भाव है एस्कॉर्ट्स का। और अगर हम इस साल की बात करें तो लगभग नेट 10% के आसपास के रिटर्न्स दिए हैं। थोड़ा वोलेटाइल रहा है शेयर ये। श्रीकांत जी, आपसे व्यू जानना चाहेंगे एस्कॉर्ट्स पर क्या करना चाहिए, क्योंकि ये ट्रिगर तो काफी ज्यादा पॉजिटिव होगा। ऑलरेडी हम मानसून के चलते शेयरों में थोड़ा उछाल देखा था हमने लोअर लेवल से। नहीं, बिल्कुल। तो देखिए, वैसे भी एस्कॉर्ट्स के अगर टेक्निकल पैटर्न को अगर आप देखते हो तो ये ऑलरेडी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाइस के करीब ट्रेड कर रहा है। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं हमेशा ये कहता हूँ, और ये बात सभी को पता है कि प्राइस नोस लॉट ऑफ थिंग्स वेल इन एडवांस। तो कुछ ऐसे ही मुझे लग रहा है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक में भी फॉर्मेशन बना हुआ है। मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक यहाँ से एक बार 3850 3900 तक जा सकता है बेस्ड ऑन टेक्निकल्स, क्योंकि अपने ऑल टाइम हाइस के काफी नजदीक है। और उन लेवल्स को ब्रेक करने के बाद कम से कम 10% की तेजी और हमें देखने मिल सकती है। कोई भी करेक्शन अगर आता है तो 3575 और 3550 के रेंज में काफी बढ़िया सपोर्ट है। तो कोई भी करेक्शन अगर आता है तो बिल्कुल इसमें और एडिशन किया जा सकता है, लेकिन करंट लेवल से मैं कहूंगा कि अगर एक मीडियम टर्म का व्यू हो, यहाँ से कम 10-15 दिन का अगर व्यू हो, तो बिल्कुल एस्कॉर्ट्स को करंट लेवल से खरीदा जा सकता है। व्यू पोजिशनल है, थोड़ा समय दे सकते हैं तो एस्कॉर्ट्स को आप खरीदिए। और एक अच्छी खबर ये आई है बाजार के लिए। और आप देखिए, और निफ्टी भी फिर से 25,000 वाले लेवल के आसपास आपको दिखाई देगा। अपने दोनों के दोनों सहयोगियों को जोड़ते हैं, क्योंकि एक्सपोर्टर्स को राहत देने के मसले पर हमारी सहयोगी सुमिता करीर के पास एक एक्सक्लूसिव जानकारी है। और जो खबर आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एग्री और अलाइड जो सेक्टर्स हैं उनको राहत देने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है, कुछ कुछ अपडेट्स आ रहे हैं, लेकिन इसको विस्तार से समझते हैं। हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो प्रकाश के पास पहले जाएंगे। प्रकाश, जरा बताइए क्या खबर आ रही है, अपडेट्स आपके पास क्या हैं? देखिए, जीएसटी काउंसिल की जो अगली बैठक होगी वो एक आम बैठक नहीं है, वो एक अप्रत्याशित और एक तरीके से असाधारण बैठक होगी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैठक होगी, जिसमें आप 8 सालों के जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के बाद एक बड़े पैमाने पर आमूलचूल बदलाव जो है वो देख सकते हैं। जो जानकारी हमें मिल रही है, अगर आप सेक्टोरल इम्पैक्ट की बात करें, क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो एग्रीकल्चर सेक्टर और अलाइड सेक्टर्स के लिए अगर आप देखें, जिसमें कि बड़े पैमाने पर दरों में बदलाव किए जा सकते हैं। और जो फार्मिंग मशीनरीज हैं, जो दूसरे अलाइड सेक्टर्स हैं, उनको बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप उन स्ट्रक्चर पर बात करें, जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं,
अगर आप फार्मिंग मशीनरी की बात करें, जिसमें सबसे पहले ट्रैक्टर की बात करें, उस पर जो जीएसटी की दर है उसको 12% से घटाकर 5% किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप मशीनरी पार्ट्स की बात करें, जिसमें सीडर्स, ट्रांसप्लांटर्स, कल्टीवेटर्स जैसे जो आइटम होते हैं जो कि इनमें इस्तेमाल किए जाते हैं, उस पर जो जीएसटी की दरें हैं उसको घटाकर 5% उसको की जा सकती है, उसको 5% के स्लैब में डाला जा सकता है। डेयरी सेक्टर की बात करें, जो डेयरी मशीनरी है उस पर भी जो जीएसटी की दरें हैं 12% से घटाकर 5% की जा सकती है। खासकर अगर आप फिशरीज की बात करें, हालांकि ज़्यादातर जो आइटम है फिशरीज की बात करें, या तो वो 5% में है क्योंकि उसमें नेट और आइटम्स भी 5% में है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि इस वक्त 12% में है, जैसे कि फिश और सी फूड जो कि प्रिजर्व फॉर्म में रखे जाते हैं, उस पर 12% का जीएसटी है, उसको घटाकर 5% किया जा सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और उम्मीद ये की जा रही है कि जीएसटी काउंसिल की जो अगली बैठक होगी, जो कि सितंबर 3 और 4 तारीख को प्रस्तावित है, वहां पर मैसिव रिफॉर्म्स हम देखेंगे अगर आप रेट रैशनलाइजेशन की बात करें। और सरकार इस बात को लेकर कमिटेड नजर आ रही है कि फेस्टिव सीजन से पहले जीएसटी दरों में जो ये बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, ये अमूलचूल बदलाव किए जा रहे हैं, उसको इंप्लीमेंट भी कर दिया जाए। तो ये काफी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। और जैसा कि आपको पता है कि जीएसटी जीओएम रेट रैशनलाइजेशन ने पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 रेट स्ट्रक्चर को अपनी मंजूरी दे दी है। साथ ही साथ इस बात की भी मंजूरी दी है कि 12% और 28% का जो स्लैब है उसको खत्म कर दिया जाएगा। तो जाहिर तौर पे जो एसेंशियल आइटम है जो कि 12% के स्लैब में है, उसको 5% के स्लैब में लाने की संभावना है। करीब 99% जो आइटम है वो 5% के स्लैब में आएंगे। और एग्रीकल्चर सेक्टर, लाइट सेक्टर्स, फार्मिंग इक्विपमेंट्स जो कि इस वक्त 12% की कैटेगरी में है, उनको 5% के स्लैब में डाला जाएगा और कंज्यूमर्स को बड़ी राहत मिलेगी। जी नहीं नहीं, डेफिनेटली डेफिनेटली सरकार का इंटेंट दिख रहा है। और जैसा कि आपको प्रकाश ने बताया कि ये नॉर्मल बैठक नहीं है, ये अप्रत्याशित ये बैठक है। और इसके पीछे का इंटेंट, मोटिव आपको दिख रहा है कि कहीं हमारी इकोनॉमी की रफ्तार सुस्त ना पड़ जाए, कंज्यूमर के ऊपर ज़्यादा बोझ ना पड़े, महंगाई यहाँ से और कह सकते हैं कि फन ना उठाए अपना। लेकिन ज़रा ये समझते हैं कि एक्सपोर्टर भी परेशान हैं, क्योंकि टैरिफ का झटका ना सिर्फ ट्रंप ने दे दिया है, बल्कि अब 25% ये एडिशनल टैरिफ की तलवार भी लटक रही है। हालांकि उसके ज़्यादा मायने नहीं है, बट फिर भी सरकार किस तरह से राहत दे रही है ये सुमिता बता रही है। सुमिता बताइए, सरकार की क्या कोशिशें हैं और आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी, गवर्नमेंट एक प्रपोजल तैयार कर रही है और ये प्रपोजल हो सकता है 25,000 करोड़ के आसपास का। ये एक्सपोर्टर्स के लिए प्रपोजल हो सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के जो डबल टैरिफ्स हैं, 25% पहले थे, 25% अब है, जो 50% टैरिफ्स है, और वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे अगस्त 27 से। सो उसके इम्पैक्ट से क्वेश्चन करना गवर्नमेंट की एक कोशिश रहेगी कि कैसे क्वेश्चन किया जा सके, और उसी डायरेक्शन में ये मूव लिया जा सकता है। ये जो स्कीम होगी, सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि जो स्कीम होगी, दिस कुड बी फॉर अ पीरियड ऑफ ओवर 6 इयर्स अंडर द एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। आपको याद होगा, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन जो था वो इस साल के बजट में अनाउंस हुआ था, और अभी इसका जो प्रपोजल है इस स्कीम को लेकर, इस प्रपोजल को लेकर, क्रेडिट सपोर्ट को लेकर एक्सपोर्टर्स को देने के लिए, ये प्रपोजल एक फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजा गया है। और ये जो स्कीम है ये गारंटी करेगी क्रेडिट सपोर्ट टू एक्सपोर्टर्स। और दूसरी चीज ये है कि हो सकता है कि ये जो स्कीम है ये 2 फेजेस में, इसके अंदर 2 सब स्कीम्स होंगी। निर्यात प्रोत्साहन ऑफ ओवर 10,000 करोड़, और दूसरी होगी निर्यात दिशा जो होगी 14,500 करोड़। देखिए, ये ओवरऑल जो गवर्नमेंट का स्ट्रैटेजी है एक्सपोर्टर्स को कुशन करने के लिए टैरिफ के इम्पैक्ट से, उसी के तहत है। क्योंकि एक तो गवर्नमेंट देख रही है कि डाइवर्सिफाई करना अपने एक्सपोर्ट्स को, जिसके लिए 50 कंट्रीज को आइडेंटिफाई किया गया है। वेस्ट एशिया, यूरोप में ये मार्केट्स हैं, और भी वर्ल्ड के कुछ अलग अलग भागों में है। तो यहाँ पे अपने हम डाइवर्सिफाई करेंगे एक्सपोर्ट्स को, और डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है उसके लिए भी मेजर्स लिए जाएंगे कि उसको कैसे बूस्ट किया जाए। उसके अलावा जो ओवरऑल गवर्नमेंट का मिशन है वो है कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को देखना और एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस को बढ़ाना, ये इनके की पिलर है। उसी की डायरेक्शन में इंडिया अपने एफटीएस भी चाह रहा है कि जल्दी हो जाए। जैसे ओमान के साथ जो एफटीए वो इन लेस देन 3 मंथ्स अनाउंस हो जाएगा। इंडिया ओमान एफटीए करंटली जो है लीगल वेटिंग हो रही है। ठीक है सुमिता, बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर सरकार की मदद है, एक्सपोर्टर्स को राहत देने की तैयारी है। लेकिन प्रकाश ने जो खबर बताई, आप
जरा एक बार ना एमएनएम दिखाइए, थोड़ा सी रिकवरी कोशिश एमएनएम में है। एस्कॉर्ट्स ऊपर आया, इसके अलावा वीएसटी टेलर्स एंड ट्रैक्टर्स, टेलर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है वीएसटी टेलर, उसमें आप तेजी के साथ कारोबार होते हुए देखेंगे। और ये जो फिशरीज की बात कर रहे थे, उसमें आप देखेंगे कि एपेक्स फ्रोजन ये शेयर आपको आज के सत्र में ऊपर दिखाई देगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। श्रीकांत जी और नीलेश जी हमारे साथ बने हुए हैं और उनके बीटीएसटी एसटीबीटी की ट्रेड्स भी जानेंगे और कल की भी तैयारी आपकी हम आज ही करवा देंगे, इंडेक्स में भी आप कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। 24,970 के इर्द गिर्द इस वक्त निफ्टी में कामकाज, करीब 100 अंकों की मजबूती, गेंस को लेवल अप कर सस्टेन करने की कोशिश लगातार करता हुआ, इस कोशिश में कुछ हद तक कामयाबी भी, लेकिन 25,000 के लेवल्स को टच बेस करने के बाद वहां से नीचे गिरा निफ्टी और बैंक निफ्टी में बिकवाली, वहीं ब्रॉडर मार्केट्स में भी वॉलेटाइल मूव्स, लेकिन ऐसे में मार्केट्स एट 3 का वक्त हुआ है। आइए आपको बताते हैं ड्यूरिंग द सेशन एक्सचेंजेस पर इंपॉर्टेंट खबरें और न्यूज फ्लोज क्या रहे। मेरे सहयोगी आनंद शुक्ला है हमारे साथ, हम मार्केट एट 3 का पूरा एक्शन लेकर। गुड आफ्टरनून आनंद, बताएं। गुड आफ्टरनून मानसी। अभी तक के बाजार की तरफ देखें, बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन जो सेक्टर सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो है आईटी का। आईटी शेयरों में तेज़ी देखने को मिल रही है। इन्फोसिस देखिए 3% से ज़्यादा की तेज़ी दिखा रहा है, साथ ही साथ टीसीएस और एचसीएल टेक में भी करीब 3% की तेज़ी देखने को मिल रही है। वॉल्यूम कहाँ ज़्यादा है इसकी बात करें तो इमामी का शेयर देखिए, एफएमसीजी शेयरों में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। 5% की कमज़ोरी दिखा रहा है शेयर और औसत से करीब 14 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है इमामी के शेयर में। इसके अलावा येस बैंक की बात करें तो एसएमबीसी को करीब 25% हिस्सा खरीद के लिए मंजूरी मिली है। 1.5% ऊपर कारोबार करता नजर आ रहा है शेयर और औसत से 6 गुना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ भी देखने को मिल रहा है। ओला इलेक्ट्रिक की बात करें तो 4% की अच्छी तेज़ी दिखा रहा है शेयर और औसत से 4 गुना ज़्यादा यहाँ भी वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है। खबरों की बात करें तो एनबीसीसी पर एक खबर आई है, राजस्थान सरकार से कंपनी को 3700 करोड़ का ऑर्डर मिला है और ये जो ऑर्डर है वो राजस्थान कन्वेंशन सेंटर बनाने के लिए कंपनी को मिला है। हल्की सी तेज़ी शेयर में देखने को मिल रही है। इसके अलावा एनसीसी पर भी खबर आई है, आंध्र प्रदेश सरकार से 788 करोड़ के 2 ऑर्डर मिले हैं कंपनी को और 2 अमरावती इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए ये ऑर्डर मिला है। 1% ऊपर शेयर में तेज़ी देखने को मिल रही है। अंत में एक ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात करेंगे तो केपीआईटी टेक पर मोतीलाल ओसवाल की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। खरीदारी की रेटिंग के साथ कवरेज शुरू किया है, लक्ष्य दिया है 1600 रुपये का। इनका मानना है व्हीकल सेगमेंट में जो बढ़ती सॉफ्टवेयर की दिक्कतें हैं उससे कंपनी को फ़ायदा मिल सकता है। शेयर हम देखें तो हरे निशान में कारोबार कर रहा है। तो 3 बजे तक ये सारे अपडेट्स थे जिनकी वजह से इन सारे शेयरों में आज एक्शन देखने को मिल रहा है। सुपर, ये स्टॉक ट्रेंड कर रहा है, अच्छी मजबूती और 1600 तक के टारगेट्स केपीआईटी टेक्नोलॉजीज में मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट सुझा रही हैं। शुक्रिया आनंद ये सारी डिटेल्स के लिए। हम एक ब्रेक के लिए रुकने वाले हैं, लेकिन उससे पहले क्विकली हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हैं उनके बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स जान लेते हैं। श्रीकांत जी, इस वक्त मार्केट में जो तस्वीर नजर आ रही है उसे ध्यान में रखते हुए क्या कोई स्टॉक स्पेसिफिक बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड आपकी तरफ से? नहीं तो बिल्कुल देखिए, मार्केट जो है वो एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और इस रेंज के बाहर आना बहुत जरूरी है इस मार्केट का। जब तक ये रेंज के बाहर नहीं आता है तब तक हमें लगता है कि इस मार्केट में हमें काफी स्टॉक स्पेसिफिक रहना है। हमें स्विगी अच्छा लग रहा है, 425 के करीब ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि न्यू एज टेक्नोलॉजीज के जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें लगातार तेजी बनी रहेगी और पिछले 2 दिनों से हमने स्विगी में कुछ करेक्शन ही देखा है। तो 425 422 के रेंज में ये काफी अट्रैक्टिव है, इसे खरीदा जा सकता है। 418 रुपए का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस से एक बार 445 से लेकर 50 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो स्विगी को करंट लेवल से बीटीएसटी के बेसिस पे खरीदा जा सकता है। 425 के स्तर पर आज गिरावट है और 450 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। बीटीएसटी के तौर पर स्विगी में एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाए। नीलेश जी, आपकी तरफ से कोई बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड? बिल्कुल देखिए, खरीदारी पर फोकस है यहाँ पर और जो स्टॉक रडार पर है वो है आईजीएल इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। काफी अच्छा ब्रेकआउट हमें यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है, प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट है। काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो एक मोमेंटम प्ले होगा। आईजीएल को लॉन्ग करके चल सकते हैं 215 एंड 219, इनफैक्ट लगभग 220 तक की अपसाइड में कहूंगा यहाँ पर देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस आज के दिन के लोवेस्ट लेवल 206 के आसपास रखना होगा।
दोनों ही एक्सपर्ट्स ने दमदार स्टॉक्स एज BTST ट्रेड्स आपके सामने रखे। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड में 2% की तेजी इस वक्त नजर आ रही है, 210 के लेवल्स। लेकिन चलिए क्विक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। और फेस्टिविटीज़ की शुरुआत तो हो चुकी है और ये हफ्ता भी बेहद खास है क्योंकि बुधवार को गणेश चतुर्थी है। और गणेश चतुर्थी से ठीक पहले हम देख रहे हैं बाजार में भी अच्छी खासी रौनक, मजबूती। भारतीय बाजार के साथ साथ देश के बाजारों में भी अच्छी खासी रौनक नज़र आ रही है क्योंकि गणपति का स्वागत करने के लिए भक्तजन जो हैं वो लगातार काफ़ी आतुर नज़र आ रहे हैं। इस वक्त आप जो देख रहे हैं पहली झलक है लाल बाग के राजा की और ये दिव्य भव्य स्वरूप आपके सामने हम लेकर आएंगे। आपको पहली झलक से लेकर सारे के सारे अपडेट्स आने वाले 11 दिन, गणेश चतुर्थी से लेकर 11 दिन के सारे अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे और फेस्टिविटीज़ की भरमार होगी। देश में गणेश उत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से चल तो रही है और 27 अगस्त को बप्पा पधारेंगे और जब बप्पा पधारेंगे तो विघ्न सारे हर लेंगे। गणेश चतुर्थी पर खास कवरेज ET Now स्वदेश पर भी देखना ना भूलें। शेयर विशेष करें श्री गणेश, ये आपके लिए खास पेशकश 12:27 पर कल हम लेकर आने वाले हैं। और विघ्न हरता स्ट्रैटेजी बेहद खास, ये इंटरेस्टिंग खास कवरेज भी आपके लिए 3:57 पर लेकर आएंगे। गणेश चतुर्थी की शुरुआत से ठीक पहले काफ़ी हद तक सारी की सारी डिटेल्स, गणेश चतुर्थी की कैसी तैयारियां चल रही हैं देश भर में, वो भी आपके सामने रखेंगे। अनेक पंडालों तक भी हम पहुंचेंगे और वहां से भी लाइव कवरेज आपके लिए लेकर आएंगे। और इसी के साथ साथ इक्विटी मार्केट में कैसे शुभ निवेश करना है वो भी बताते रहेंगे आपको। सो गणेश चतुर्थी पर खास कवरेज ET Now स्वदेश के साथ आप बिल्कुल जुड़े रहें। अभिषेक, मुंबई में तो गणेश चतुर्थी से ठीक पहले यहाँ पर बिल्कुल माहौल हम देख रहे हैं। हर जगह गणेश जी की प्रतिमा और पंडाल जो है सज रहे हैं। भक्तजन जो हैं बिल्कुल खुश हैं इस वक्त। और इनफैक्ट ये आजकल से ही नहीं, पिछले हफ्ते से ही इस तरह का माहौल जो यहाँ पर देखने मिल रहा है। दिल्ली में कैसी स्थिति है? दिल्ली में मानसी उतना नहीं है, बट ये है कि अगर मैं 15 साल पहले से अगर अब देखूं तो अब धीरे धीरे चीज़ें पिकअप कर रही हैं। वैसे होता ये है कि देखिए ये मूलतः गणेश चतुर्थी तो पूरे देश में मनाई जाती है। बड़े गणपति की स्थापना करना और विसर्जन करना ये मुंबई और ये महाराष्ट्र का ही कल्चर है, क्योंकि कहा जाता है कि उस दौरान गणेश जी आते हैं, वहाँ पर पधारते हैं मुंबई में, इसके चलते वहाँ पर स्थापना का ये कल्चर है। और बाकी चीज़ जो हमारी ये फेस्टिवल प्रोग्रामिंग है सामने है ही सबके सामने। कल 12:30 बजे स्पेशल शो करने वाले हैं, शेयर विशेष करें श्री गणेश, विघ्नहर्ता स्ट्रेटजी, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग हम करवाएंगे। बप्पा के रंग स्वदेश के संग एक और स्पेशल शो हमारा होगा करीब ये 5 बजे, और 5:30 बजे कमोडिटीज़ का ये शो होने वाला है। और मानसी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप जाइएगा लाल बाग का राजा, बाकी और भी कितने सारे खूबसूरत पंडाल होते हैं, और स्वदेश की टीम के लिए और पूरे देश के लिए आप वहाँ पर जाके भगवान से आशीर्वाद लीजिएगा। बिल्कुल। अब देखिए ये गणेश जी और लक्ष्मी जी हाँ बताइए मानसी। हाँ बिल्कुल अभिषेक, भव्य आयोजन यहाँ पर होता है और सिर्फ पंडाल और बड़े पैमाने पर ही नहीं, लोग अपने घर पर भी गणेश जी की स्थापना करते हैं। इन 11 दिनों में 5 दिन के, 7 दिन के, 11 दिन के गणेश घर पर भी लेकर आते हैं। तो बहुत अच्छा है यहाँ पर और बहुत धार्मिक ये 11 दिन तो और अलग ही माहौल यहाँ देखते ही बनता है। अभिषेक बताएं। बिल्कुल वो तो है ही मानसी। और दूसरी चीज़ हम जो शो कर रहे हैं ना, तो आप ये देखिए, हम तो शेयर बाजार की बात करते हैं, लोगों के पैसे बढ़ाने की बात करते हैं, और जो लक्ष्मी जी हैं वो धन की देवी हैं, समृद्धि की देवी हैं, लेकिन जो गणेश जी हैं वो विवेक के, बुद्धि के देवता हैं। तो जब तक विवेक ना हो, जब तक आपके पास बुद्धि ना हो, तब तक धन नहीं आएगा, और आ भी गया तो उस धन का करना क्या है, ये विवेक जब तक आपके पास ना हो तब तक उसका सही इस्तेमाल नहीं होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि धन की, समृद्धि का और विवेक का जो समन्वय है ना, जो सामंजस्य है, वो होना चाहिए। तो ये पूरा देश ये तस्वीरें देखेगा, मैं भी दिल्ली से देखूंगा और उस फेस्टिविटी में शामिल होगा। लेकिन हमारे दर्शक जो हैं उनकी हम इसके साथ साथ
धन बनाने की भी प्लानिंग कल के सत्र में करवाएंगे, चाहे इक्विटी मार्केट हो या फिर कमोडिटीज मार्केट हो। ये सारी की सारी चीज़ें हम लेकर आएंगे। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और ये जरा जानते हैं कि और कहाँ पर आपके लिए बाजार में कमाई के मौके बन रहे हैं। निफ्टी आप देखिए वो 24,970 के आसपास ही है, 25,000 पार होता दिख नहीं रहा है। 100 अंकों के आसपास की तेजी है और वजह यह है कि अब निफ्टी तो जोर लगा रहा है, लेकिन निफ्टी बैंक पीछे छूटा हुआ है। क्या निफ्टी बैंक चलेगा यहां से? क्या उम्मीद है? एक बार जरा श्रीकांत जी आप बताइए, ये निफ्टी बैंक क्यों नहीं चल रहा है? अगर इकोनॉमी को बेहतर होना है, अगर कंजम्पशन को बूस्ट करना है, तो बिना बैंकिंग के तो होगा नहीं, जो मेरा ये एक बेसिक सेंस कहता है। आप जरा बताइए कि करना क्या है निफ्टी बैंक में? नहीं, बिल्कुल। तो देखिए, बैंक निफ्टी को चलने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो एक क्राइटेरिया होता है मार्केट में, वो ये होता है कि इसमें जो ओवर ओन्ड इन्वेस्टर है, उसका अगर सेलिंग अगर चलते रहेगा, तो फिर बैंक निफ्टी को चलना मुश्किल है। और इसमें जो ओवर ओन्ड अगर कोई इन्वेस्टर है, तो वो एफआईआईज़ है, और एफआईआईज़ की लगातार सेलिंग मार्केट में बनी हुई है। उन्होंने पास्ट में भी काफ़ी सारा माल बेचा हुआ है। अब क्या हो गया है कि मार्केट चल नहीं रहा है, तो उसमें से एग्जिट बनना मुश्किल हो रहा है, जिन्होंने पोजीशंस बना के रखी थी। और मार्केट में अगर आप दूसरी ओर देखें, तो एफएनओ में भी एफआईआईज़ की बड़ी शॉर्ट पोजीशंस खड़ी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बिकॉज़ ऑफ दिस एक माहौल क्रिएट हुआ है कि जहाँ पे एफआईआईज़ की बिकवाली है, इन्वेस्टर बेच रहे हैं, वहाँ पे बैंक बैंक निफ्टी को चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। प्लस उनके नंबर्स जो इस बार के आए थे, वो नंबर्स में ये दिक्कतें थी कि उनका जो क्रेडिट कॉस्ट था, वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। डिपॉज़िट्स सिस्टम में आ नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से इनके जो स्प्रेड्स हैं, नीम्स के जो स्प्रेड है, वो कम हो रहे हैं। और इमीडिएट फ्यूचर में ऐसा नहीं लग रहा है कि इनमें से कोई स्टॉक मल्टीबैगर हो जाए, या ये स्टॉक में से कोई 10-12 स्टॉक मल्टीबैगर की तरफ चले, या कोई बड़ी कुछ अनाउंसमेंट इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए आए। तो जो आना था वो आ चुका है। अभी सीआरआर कट आएंगे। जब सीआरआर कट आएंगे, तब उसके बाद इसके नंबर्स और इंप्रूव होंगे। अभी तो जो रेट कट हुआ है, उसका इम्पैक्ट पूरा सिस्टम के ऊपर आ रहा है, और इसी वजह से ये स्टॉक्स दबे हुए हैं। मुझे लगता है फॉर द टाइम बिंग बैंक निफ्टी को छोड़ देना चाहिए। उसमें अगर आप कोई भी ट्रेड करोगे, आप गलत जाओगे, क्योंकि मार्केट अच्छा खुलता है तो ये बैंक निफ्टी बिकॉज ऑफ हाई बीटा काफ़ी ऊपर खुलता है, और जैसे ही मार्केट में साइडवेज एक्टिविटी क्रिएट होती है, बैंक निफ्टी वापस से नीचे आ जाता है। बट येस, अगर आपको रेंज की बात करनी है, तो मैं यही कहूँगा कि 54,850 ये क्रूशियल लेवल बैंक निफ्टी के लिए बना है। इन लेवल्स के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाता है, तो बैंक निफ्टी में और भी हमें वीकनेस देखने मिलेगी, कम से कम 54,000 तक। और अगर 56,000 के लेवल्स को अगर बैंक निफ्टी क्रॉस कर लेता है, तब जाके कुछ शॉर्ट कवरिंग देखने मिलेगी, और एक मामूली सी बढ़त 56,500 तक देखने मिल सकती है। बट ये इस माहौल में मुझे अभिषेक जी, आईटी और बैंक इन दोनों का सपोर्ट चाहिए, अगर मार्केट को यहाँ से 25,000 के ऊपर लेके जाना है, या 25,000 के ऊपर चलाना है। तो इन दोनों सेक्टर से जितनी एक्सपेक्टेशंस है, उतना एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो रहा है, और इसी वजह से मार्केट भी मायूस है। बिल्कुल, निफ्टी बैंक देखिए, अगर आप पिछले हफ्ते की सोमवार से तुलना करेंगे ना, तो आपको एग्जैक्टली लगभग 1,000 पॉइंट के आसपास की गिरावट आपको दिखेगी। और गिरावट के पीछे की वजह क्या है? अभी आईसीसी बैंक 1,450 रुपये के ऊपर नहीं जा रहा है। 2,000 का एक हर्डल एचडीएफसी बैंक के लिए बन गया है। 830 का ये हर्डल एसबीआई के लिए बन गया है। 105 से 110 के रेंज में जाके पीएनबी का दम फूल जाता है। तो ये तमाम ट्रिगर्स हैं, देखते हैं कब चलता है, चलेगा तो। बट वही है कि हाँ, थोड़ी अनिश्चितता है, तो जहां पर सेफ्टी आपके लिए है, आप वहां पर फोकस करके चलिए। नीलेश जी, आज एक और ट्रेंड है बाजार में। हम देख रहे हैं कि जो मार्केट प्लेटफॉर्म रिलेटेड जो शेयर्स हैं, वहां पर बेयर्स का शिकंजा अभी भी कसा हुआ है। एंजल वन, सीडीएसएल, कैम्स, बीएसई, ये तमाम शेयर आज गिरावट के साथ कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। क्या कहीं शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी इस लेवल से भी खोजनी चाहिए, या फिर शॉर्ट के बारे में ना सोचें, थोड़ा रिस्क है? आपकी राय क्या होगी? देखिए अभिषेक जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक्सचेंज प्लेटफॉर्म या फिर जो ब्रोकिंग कंपनीज है, वहां पर आज दबाव जरूर देखने को मिल रहा है। और हो सकता है ये जो मोमेंटम लोअर साइड में हम देख रहे हैं, जहां पर वीकनेस देखने को मिल रही है, वो और थोड़ी कंटिन्यू हो। यहाँ पर बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये पर्टिकुलर स्टॉक थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर में वीकनेस देखने को मिल रही है। काउंटर यहाँ से
2260 तक के लेवल टेस्ट कर सकता है। फिलहाल 2290 2295 के आसपास फ्यूचर में ट्रेड हो रहा है, तो थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर और गहरा सकती है। एक शॉर्ट कैंडिडेट बन सकता है। जब तक यहाँ पर ऊपरी स्तर पर 2350 के लेवल रिक्लेम नहीं होते तब तक शॉर्ट पोजीशन बना के चल सकते हैं। 2260 और 2200 तक के लेवल निचले स्तरों पर देखने को मिल सकते हैं। नॉट ओनली बीएससी, इनफैक्ट आप सीडीएसएल पर भी नजर डालें तो थोड़ी वीकनेस हमें देखने को मिल रही है, जो कंटिन्यू हो सकती है। 1500 तक के लेवल निचले स्तरों पर टेस्ट हो सकते हैं। यहाँ पर भी 1565 के ऊपर जब तक नहीं निकलता है तब तक वीक स्ट्रक्चर और सेल की पोजीशन बना के चल सकते हैं। एक इस वक्त हमें मिलता हुआ करंट लेवल्स पर बीएससी लिमिटेड सेल स्ट्रैटेजी डाउन साइड फर्दर जो है एंटिसिपेटेड है। यहाँ पर 2260 और 2200 तक के लेवल्स नीचे की तरफ नज़र आ सकते हैं, तो इस पर खास तौर से फोकस करना चाहिए। लेकिन बाजार क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ और आज का सत्र एक बार अब समझ लेते हैं, देख लेते हैं। 24,975 के लेवल्स पर हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स के गेंस हैं जहां पर कामकाज देखने को मिला है। श्रीकांत जी, नीलेश जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट पर अपनी राय हमारे साथ पूरी स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए और एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। बाजार की क्लोजिंग की तरफ एक बार बढ़ते हैं, बैंक निफ्टी की तरफ भी नज़र डालते हैं। 100 अंकों की तेज़ी, मजबूती का रुझान ज़रूर है निफ्टी में और अच्छे लेवल्स पर। दिन की शुरुआत भी ठीक की निफ्टी ने, ड्यूरिंग द सेशन एक डेंट भी रहा, लेकिन उसके बाद संभलने की कोशिश और इस कोशिश में कामयाबी ही कही जाएगी। 25,000 के नज़दीक एटलीस्ट हम क्लोज तो हो रहे हैं। निफ्टी के गेनिंग मोमेंटम वाले स्टॉक्स देखें, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, विप्रो, हिंडाल्को, लार्जर प्लेयर्स जो हैं जहां पर अच्छा गेनिंग मोमेंटम है उसमें सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं आईटी सेक्टर से कंट्रीब्यूशन है। और सिर्फ बड़ी दिग्गज आईटी कंपनियां ही नहीं, छोटी मझौली आईटी कंपनियां भी हैं जहां पर अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। कोफोर्ज, पर्सिस्टेंट, इन तमाम स्टॉक्स में अच्छी खासी तेज़ी के बीच कामकाज नज़र आ रहा है। बैंक निफ्टी 55,155 के लेवल्स के इर्द गिर्द इस वक्त आप देखेंगे। सेंसेक्स में करीब 350 अंकों की तेजी है। ड्यूरिंग द सेशन लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में हमने देखा गेंस थोड़े फ्रिजल आउट होते हुए भी नजर आए, लेकिन फिर भी बाजार की तस्वीर देखिए, हरे निशान के साथ ठीक ठाक एक्शन देखने को मिला है। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज जो है बटे हुए नजर आ रहे हैं। फियर इंडिकेटर इंडिया विक्स पर भी एक नज़र होनी चाहिए, बिकॉज वहाँ का अगर कोई स्पाइक अप्स हैं तो वो कंसर्न का काम करेंगे। और क्लियरली फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स अपने कंफर्ट लेवल्स 12 के इर्द गिर्द ही है इस वक्त और कोई स्पाइक नहीं नज़र आ रहा है। इसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक अगर बात करें, पेपर स्टॉक्स में आज काफ़ी बढ़िया मजबूती देखने को मिली। जेके पेपर के स्टॉक प्राइस में ज़बरदस्त एक्शन के बीच कामकाज देखने को मिला और सिर्फ जेके पेपर ही नहीं, तमाम पेपर स्टॉक्स में बढ़िया एक्शन। और इस वक्त क्लोज जब हो रहा है तब भी 17% की तेज़ी के साथ जेके पेपर के स्टॉक में 406 407 के लेवल्स इस वक्त आप पाएंगे। इसके अलावा डिफेंस और शिप बिल्डिंग का खेमा अच्छा एक्शन दिखा रहा था। आज के सत्र में मैसगांव डॉक ऑफकोर्स न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट वहां पर नजर आया, लेकिन मजबूती के पीछे हमने देखा शिप बिल्डिंग स्पेस में ऑन द बैक ऑफ अ पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो। मैसगांव डॉक में इस वक्त 2% की तेजी के साथ तो क्लोजिंग हो रही है। पेटीएम के चार्ट्स ने दिन भर काफ़ी अच्छा एक्शन देखा, ऑलमोस्ट 1% की गेंस के साथ वहां पर भी ट्रेड्स क्लोज होते हुए। नायका एक्सपर्ट्स के भी रेडार पर रहा, 1.5% की तेजी के साथ इस वक्त क्लोज होता हुआ नायका का स्टॉक भी। मार्केट की हीट मैप को अगर आप देखेंगे, मेटल स्टॉक्स में भी अच्छी शाइन पाएंगे। हिंडाल्को, नाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, इन तमाम स्टॉक्स में भी अच्छा खासा एक्शन था। फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक ने डिफेंसिव की भूमिका निभाते हुए अच्छी मजबूती के साथ दिन भर कामकाज किया। लेकिन आउट परफॉर्मर जो है आईटी सेक्टर, आईटी के ठीक साथ साथ मेटल्स के बाद रियल एस्टेट और डिफेंस शिप बिल्डिंग स्पेस के भी चुनिंदा काउंटर्स रहे जहां से अच्छा एक्शन। मार्केट की क्लोजिंग इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। 24,980 के लेवल्स पर निफ्टी ने क्लोजिंग दिखाई है, 100 अंकों की तेजी, नॉट बैड। इसके अलावा 55,163 के स्तर पर बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। 360 अंकों की तेजी पर 81,667 के लेवल्स पर सेंसेक्स में क्लोजिंग हम देख रहे हैं। और इसके अलावा ब्रॉडर मार्केट्स में भी स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति 43 अंकों की तेजी मिड कैप पे भी देखने को मिली। सो ऑल इन ऑल हफ्ते की अच्छी शुरुआत और उम्मीद यही करके चलते हैं कि कल का एक और सेशन है, उसके बाद एक दिन की छुट्टी और 2 सेशंस फिर मार्केट के इस हफ्ते बचेंगे। तो इन सेशंस में जो तेजी का रुख बाजार ने आज पकड़ा है वहां से और ज्यादा तेजी की तरफ हम बढ़ते दिखें। फिलहाल क्लोजिंग कॉल को हम यही समेटने जा रहे हैं। मुझे और अभिषेक को आप दीजिए इजाजत, लेकिन 18 आवर्स स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। चंद मिनटों में प्रशांत जुड़ेंगे और वो कल की तैयारी आपकी करवाएंगे। आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।